नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर क्या निवेश के अब मौके बन रहे हैं, क्योंकि अपने हाई से हमने यहां पर सोने को काफी फिसलते हुए देखा है। इसी हफ्ते की बात करें तो सोना 2% तक यहां पर गिर चुका है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी देर रात फिर नजर आई है और 2.5 से 3% की बढ़त हमने ब्रेंट और WTI दोनों में ही आते हुए देखी। साथ ही बात करेंगे एल निनो के लिए कितनी तैयार है सरकार, क्योंकि जहां तक समर क्रॉप की बात है, हमने थोड़ी सी बुआई कम होते हुए देखी है, और जो आगे की खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें भी जिस तरह से IMD ने कहा है कि डिलेड मॉनसून का आगमन यहां पर होगा, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, अबांस ग्रुप के CEO चिंतन मेहता एंड एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, आपसे शुरुआत कर लेते हैं और किस तरह से देखते हैं आप सोने के प्राइसेस, क्योंकि अब तक इस साल की बात की जाए तो ऊपर में करीबन 2080, इवन इफ ब्रीफली हमने जाता हुआ देखा, नीचे में 1810 का हमने एक सपोर्ट भी इस साल में बनते हुए अब तक देखा है। जिस तरह की मुनाफा वसूली कल देखने को मिली, जहां पर हमने 1970 के लेवल्स भी एक बार आते हुए देखे, करंट लेवल से क्या राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, जैसे मैंने पिछले शोज में भी कहा था कि 2090 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पर एक ट्रिपल टॉप है। पहले मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा, और वहां से जब तक कि वो नहीं निकलता तब तक वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ $1974 टू $2090, और ये 1970 भी ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से बायस थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनसाइड हो, क्योंकि यूएस डेट सीलिंग को लेके जो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म मार्केट में आया है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड ऑल द रिस्की एसेट्स, और उस वजह से गोल्ड का जो सेफ हेवन जो डिमांड है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इट हैज फेडेड, और उस वजह से हम गोल्ड में एक छोटा सा एक डाउनसाइड देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर में हमने एक उछाल देखा है। तो हो सकता है कि जब तक कि यूएस डेट सीलिंग का ऑप्टिमिज्म ऑन है, आई थिंक गोल्ड में एक मुनाफा वसूली रह सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि 1970-74 से काफी बार प्राइसेस में एक रिवर्सल देखा है हमने। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट कम डाउन टू 1960 1950 काइंड ऑफ लेवल्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप गोल्ड का ट्रेंड देखें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है, और जो आगे चल के फेड का जो पॉज लेने का स्टांस है, अगेन दैट इज वेरी आई वुड से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है मार्केट की वेदर फेड विल टेक अ पॉज, क्योंकि डेटा नाउ हैज कम स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड। रिटेल सेल्स का डेटा देखे तो उसके बाद गोल्ड में एक अच्छी भारी गिरावट देखी थी हमने। तो मेरे हिसाब से इट विल बी मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, बट एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन यही है कि जून में वो पॉज लेंगे, और हो सकता है कि इन द ईयर 2023 वी माइट गो फॉर they might go for 1 or 2 cuts depending on the data। तो मेरे हिसाब से वो सेंटिमेंट अभी भी गोल्ड में इंटैक्ट है, और लोअर लेवल्स से हम इसमें फिर से एक बार बाइंग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देयर इज अ चांस कि थोड़ा बहुत और करेक्टिव मूव हम गोल्ड में देख सकते हैं। एमसीएक्स में 59,600 59,700 तक के लेवल्स पॉसिबल है, और जैसे मैंने कहा कि कॉमिक्स में 1960 1950 पॉसिबिलिटी है अगर 1974 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डाउनसाइड, बट आई थिंक फ्रॉम अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फेड को लेके जो होप्स है, आई थिंक वो सारा चीज जो है वो गोल्ड को सपोर्टेड रखेगा, और हम फिर से एक बार गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देखेंगे। लेकिन 2090 वुड बी वेरी क्रूशल। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो देन आई एम सीइंग गोल्ड टुवर्ड्स 2300 350। अदरवाइज आई थिंक इट विल कंसोलिडेट इन दिस वेरी रेंज। यानी कि नए ऑल टाइम हाइज बनते हैं, 2080 का स्तर निकलता है तो 2400 तक के भी लेवल्स यहां पर पॉसिबल हैं। चिंतन, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि फेड की जो चेयर की मीटिंग है, राधा स्पीच है फ्राइडे को, उस पर बाजार की नजर रहेगी, लेकिन करंट लेवल से क्या करने की राय है? करंट लेवल से मुझे लगता है ये एक बार रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है, और थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, बिकॉज डॉलर इज गेटिंग स्ट्रेंथन, because there is a bullishness in the way there they will find a solution for raising the debt ceiling. So एक बार के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज टू डाउनवेज आ सकता है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन द गोल्ड इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज जो जियो पोलिटिकल जो टेंशन है वो तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एवरी डे वी आर फेसिंग अ न्यू थ्रेट्स, न्यू प्रॉब्लम्स, और डी डॉलराइजेशन जो हम लोग अक्रॉस दी ग्लोब देख रहे हैं, हर एक जन को आज का अपना जो सेंट्रल बैंक को रिजर्व डाइवर्सिफाई करना है, तो वो लोग गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो वी हैव सीन इन 22 एंड 23 दैट दे आर accumulating gold, and more or less every central government now wants to hold their gold in their own country. So this shows that there is a lot of uncertainty amongst the central governments as well as the
across the globe there is a problem. So in such kind of scenario, gold is always a stable asset, and I think it should go up in a long term. But because it has rallied so much in a very short span of time, it might happen that it just take a little break from here. And तो क्या फिर रेंज बन सकती है? अगर ब्रेक भी लेता है तो यहाँ से कितनी मुनाफा वसूली, कितनी करेक्शन नीचे में और आ सकती है? और आपको भी लगता है कि हम 2100, 2300, 2400 जिस तरह के लेवल्स की बात की जा रही है वहां जा रहे हैं गोल्ड में? 2300-2400 वीकेंड से 3 साल 3.5 साल में वो आ सकता है, बट इमीडिएटली अगर 1920 इज अ वेरी गुड सपोर्ट. आई गेस दैट शुड बी द फ्लोर. 1920 उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए. आप अगर देखो तो ऊपर से ऑलरेडी $50 का करेक्शन आ चुका है. नॉर्मली अगर आप गोल्ड में देखोगे तो जब $100 का करेक्शन आ जाता है तो वो रुक जाता है. नॉर्मली गोल्ड डजंट गो बिलो $100 करेक्शन फ्रॉम इट्स हाइज. So 1920, 1930 would be a very, very good level to buy for a one terms for 2 years term. All right. ओके तो यानी चिंतन फिर वेट करें. इन्वेस्टर्स को क्या करें? यहां से थोड़ा थोड़ा लें हर डिप पे, या फिर जो लेवल आपने बताया उसका वेट करें और वहां पर एंट्री लें? नहीं, वेट करना वुड नॉट बी आई थिंक अ वाइज सोल्यूशन. एवरीबडी हैव टू डाइवर्सिफाई दैट पोर्टफोलियो. सो वन शुड कीप ऑन बाइंग एज पर देयर रिस्क असेट व्हाट दे आर होल्डिंग टू हेज दैट प्रॉब्लम्स इफ इन केस दे अकर. सो वन शुड बाय ऑन एवरी डिप. यू नो, अभी जैसे आपका 3-4 दिन के अंदर ये $40 नीचे आया तो वन शुड जस्ट अक्यूमुलेट अ बिट, and once it come down one can just go loud and just buy. All right. अजय, आप चांदी को कैसे देखेंगे? क्योंकि ये एक और कमोडिटी है जहां पर मुनाफा वसूली के बाद हमने करंट लेवल्स पे पिछले 2 दिनों में कंसोलिडेशन आते हुए देखा. गुड मॉर्निंग. डेफिनेटली मंजिल जी, अगर हम बात करें चांदी की तो एज कंपेयर टू गोल्ड वी आर मोर बुलिश ऑन सिल्वर. ऑलरेडी अगर हम देखें रेशियोज आर ट्रेडिंग अराउंड 83, 50, 84 के करीब है. वी होप कि अगला जो 6 महीना रहेगा जिनसे इंडस्ट्रियल डिमांड, बिकॉज जब भी ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी बनती है तो चांदी में हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिमांड काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है. तो एकाएक हमने जो एक रैली देखा $20 से लेकर $26 तक, इसके बाद एक पुलबैक पॉसिबल है. तो 50% का रिट्रेसमेंट भी अगर हम देखते हैं तो $23 तक एक वीकनेस देखने मिल सकती है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 69,000 से 70,000 तक का एक फेयर प्राइस रहेगा. वहां से हमें लगता है कि तेजी कंटिन्यू बनती हुई दिखाई देगी. जो ईयर एंड तक हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल में $30 तक का लेवल आराम से अचीव कर जाएगा. और डोमेस्टिक में रुपी वीकनेस डेफिनेटली एक एड ऑन करेगा. जो 90,000 का लेवल हमने पहले बताया था वहां तक मार्केट दिखता है. बट ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर आई थिंक जो रैली अप हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा. जो अभी 2-5 दिन से गिरावट है, दिस इज जस्ट ए टेक्निकल करेक्शन बिकॉज डॉलर में थोड़ा सा एक बाउंस दिखाई दे रहा है. तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ी गिरावट मिलती है तो 70,000 इज गुड टू बाय फॉर सिल्वर. ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर. रविंद्र, संक्षेप में आप कहाँ बेस बनता हुआ देख रहे हैं सिल्वर में? क्योंकि 72,400 पर ट्रेड कर रहा है, 70,000 उसके नीचे के लेवल्स का जिक्र होना शुरू हो चुका है. आपका व्यू क्या है? वेल मेरे हिसाब से सिल्वर में आई थिंक सिल्वर मूव्स अलोंग विद इंडस्ट्रियल मेटल्स एज वेल एज गोल्ड. और अभी अगर आप देखें तो इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक डाउनसाइड है, प्लस गोल्ड में एक पॉज है. आई वुड से इट इज नॉट वेरी बेरिश, बट यस थोड़ा सा जो उसका अपसाइड मोमेंटम है उसे एक ब्रेक लग चुका है. तो मेरे हिसाब से उस वजह से सिल्वर में एक कंटिन्यूअस हम एक डाउनफॉल देख रहे हैं. लेकिन अगर अगर मैं प्राइस एक्शन देखता हूं तो प्राइस एक्शन में इट वाज एक्सपेक्टेड कि 73, 72 तक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि 77,800 ब्रीच नहीं कर पा रहा था मार्केट, और पॉसिबिलिटी था कि एक डिप मिलेगा फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव. तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन क्लियरली इंडिकेट्स कि अराउंड 72,000, 71,500 के आसपास सपोर्ट है. वहां से एक बार फिर से हम इसमें एक बाइंग देख सकते हैं. मुझे लगता है कि 70,000 ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 71-72,000 इज अ वेरी गुड बाई. 67,000 का आई वुड से एक रिवर्सल सपोर्ट है इसमें. उसके नीचे अगर जाता है तो इसका जो एंटायर बुलिश मोमेंटम है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अदरवाइज आई थिंक स्टिल द प्राइमरी ट्रेंड इज इंटैक्ट. और अगर ये 71-72 के बीच में आता है, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. फिर से हम इसमें 74-75 देख सकते हैं, 75,000 तक के लेवल्स. लेकिन इसमें भी मेरा वही व्यू होगा कि जब तक कि 77,800, 78,000 के ऊपर नहीं निकलता, विच इज वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस, हम इसमें एकदम बुलिशनेस नहीं देख सकते. बट अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर जो पिछला व्यू है टुवर्ड्स 82, 84, आई थिंक दैट विल बी इजीली अचीवेबल. तो मेरे हिसाब से ब्रॉड रेंज रहेगा 71 से लेके 75 का, एंड बाइंग जोन वुड बी समवेयर बिटवीन 72,000 टू 71,000. रिकमेंडेशन या कंसेंसस यही है कि डिप्स पे खरीदारी यहाँ पर भी की जानी चाहिए. चिंतन, आप कैसे देखते हैं ये बाजार?
चांदी जैसे सबने बताया वैसे ही गोल्ड को फॉलो करती है एंड उसका बीटा बहुत ज़्यादा है। बीटा का मीनिंग मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है। अगर गोल्ड ऊपर का मूवमेंट देता है तो चांदी उसको आउट परफॉर्म करती है और नीचे में भी उसको नीचे ज़्यादा गिरती है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ तो चाइना एंड इंडिया, दीज आर द बोथ कंट्रीज आर द मेजर बायर ऑफ द सिल्वर एंड चाइना इज मेजर प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो इन चाइना इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम बट इन इंडिया इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। सो उसका मीनिंग ये है कि इंडिया के अंदर लोगों को 74,000 के अंदर उनको बेचना है एंड दे वांटेड टू बाय एट 68, 69। सो इट इज मोर लाइक अ ट्रेडिंग कमोडिटी देन द होल्डिंग कमोडिटी। तो सिल्वर के अंदर नीचे के स्तर पे बाई करोगे तो 75,000-76,000 पे आपको बेचने का मौका फिर बन सकता है। एंड आई एम सीइंग दैट 67,000 to 68,000 एज अ बेस केस फॉर सिल्वर एंड इन द लॉन्ग टर्म इट कैन गो अप लाइक once it cross 74,000-75,000 then it can really shoot up on the higher side. All right, तो सभी ने यहाँ पर मेटल्स की बात करी है और चिंतन आपसे हम एल्यूमिनियम पे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह का लेटेस्ट डेटा आया है हमने देखा है कि अप्रैल में आउटपुट यहाँ पर करीबन 1.25% गिरता हुआ हमने देखा। पावर आउटेजेस यहाँ पर फिर से लौटी हैं चीन में, जिसका असर हमने एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे देखा है। कैसे देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स एंड प्राइस मूव्स? देखिए, बेस मेटल में स्पेशली एल्यूमिनियम ऐसा है कि जहां चाइना इज अ मेजर कंज्यूमर, तो चाइना के जो भी जीडीपी डेटा आ रहे हैं या जहां पे भी जो ये आ रहा है वहां पे ऐसा दिख रहा है कि चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। तो वो आप प्राइस में भी देख सकते हो। प्राइस जो है वो 200-210 के स्तर पे वो एकदम स्टेगनेंट हो गया है, वो ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है। तो 210 और 200 से 210 एक रेंज बन चुकी है एंड इट कैन ब्रेक ऑन अपसाइड ओनली व्हेन वी सी अ पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम चाइना दैट इट हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग अगेन। So in India also it is at discount. MCX is trading at discount in the LMEs. So मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा जब तक हम चाइना या यूएस की जो अभी ट्रेड वॉर जैसा जो चल रहा है, तो वो जब तक शांत नहीं होगा तो ये इधर का इधर ही चलता रहेगा। और चाइना अभी आपने देखा होगा तो LME के अंदर सबसे लार्जेस्ट बायर आ गया। 3,70,000 टन इज द टोटल स्टॉक ऑफ LME and there is a single buyer of 3,18,000 Chinese buyer. So they wanted market to accept Russian aluminum. So this is certain things, uncertainty going in the market, but once I think it settled down, it will resume its upward journey. Okay. तो ये तो बेस मेटल्स की बात हुई जहां पर कल हमने डिप्स के बाद थोड़ी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से आते हुए देखिए। ब्रॉडर आउटलुक आपको चिंतन ने बताया, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्विकली रविंद्र से पूछ लेते हैं। रविंद्र, एल्यूमिनियम कॉपर दोनों पर क्या ट्रेडिंग व्यू है आपका, कंसीडरिंग शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिकवरी तो दिखी लेकिन वापस प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट ही हैं? आई थिंक एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आई वुड से इट इज स्टिल इन अ वेरी नैरो रेंज। जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि जब तक कि एल्यूमिनियम में 201 202 का लेवल नहीं निकलता तब तक एल्यूमिनियम एक रेंज बाउंड रहेगा। नीचे के लेवल पे फिर से हम बाइंग देख सकते हैं, बट कॉपर पे हमने काफी करेक्टिव मूव देखा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 700 720 718 तक आएगा, तो ऑलमोस्ट इट टेस्टेड क्लोज टू 710। वहां से एक पुल बैक, एक बाउंस बैक आया है। मेरे हिसाब से अगेन दिस इज ओनली ऑन बैक ऑफ ऑप्टिमिज्म फ्रॉम द यूएस, जो कि डेट सीलिंग के ऊपर जो अनसर्टेनिटी चल रही थी। आई थिंक उसकी वजह से हमने ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स और जो भी रिस्क एसेट्स है उसमें एक अपमूव देखा है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सपोर्ट करेगा, लेकिन कॉपर में फिर से बुलिशनेस लौटने के लिए चाइना से सपोर्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के डेटा अभी भी इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। एंड जो होप्स था पहले कि चाइना आफ्टर रीओपनिंग फ्रॉम द कोविड क्लोज एक अच्छा डिमांड निकल के आएगा, इट माइट हैपन बट इट विल बी वेरी ग्रेजुअल। तो मेरे हिसाब से अभी 714 710 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन डेली चार्ट्स। अगर वो निकल जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है, देन आई एम सीइंग फर्दर डाउन साइड। अदरवाइज मेरे हिसाब से स्लोली एंड स्टेडीली इट विल स्टार्ट पिकिंग अप। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में फिर से एक बार 730 से 735 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। तो आई थिंक जब तक 710 होल्ड है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एनी डिप टुवर्ड 714 716 आई थिंक वुड अट्रैक्ट बाइंग, और ऊपर में फिर से एक बार हम 10 से 15 रुपए का अपमूव कॉपर में देख सकते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही बेस मेटल्स पर, कॉपर एल्यूमिनियम पर फिलहाल 721 के आसपास कॉपर कारोबार करते हुए। शुक्रिया रविंद्र और चिंतन आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज, स्ट्रैटेजीज, आउटलुक्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। मूंग
India Steel presents Majboot Stocks of the Day. क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर, बैंकलेस, डीबीएस। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ओके गाइस, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। देयर इज ओनली वन चेंज इन द टीम। सूरज विल प्ले इन प्लेस ऑफ रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। उभरती तकनीकें, बदलती जरूरतें, हम रुक नहीं सकते। 32 साल का सफर जो इंडस्ट्री की हाई क्वालिटी ट्यूबुलर बैग्स और पीई सेपरेटर की जरूरतों को पूरा करने के मिस्टर हंस राज अग्रवाल के एक छोटे से सपने के साथ शुरू हुआ। आज हाईटेक इंसुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल बैटरी की दुनिया में क्वालिटी और विश्वसनीयता का प्रतीक है। हाईटेक इंसुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पावरिंग इंडस्ट्री विद इनोवेशन। अपनी बैटरी संबंधित जरूरतों के लिए आज ही संपर्क करें। Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023, Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. फोन पे यूपीआई लाइट। क्रेजी फास्ट। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एल निनो अभी ना आया हो, लेकिन उसकी हेडलाइंस यहाँ पर चारों तरफ बरकरार हैं और काफी सरकार की तरफ से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। क्या है एडवाइजरी में और कैसी है सरकार की तैयारी, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ है लेटेस्ट सरकार की तरफ से? नीनो हो सकता है, इसका मतलब कि बारिश कम होगी, सूखा पड़ सकता है, तो केंद्र सरकार ने इसकी तैयारियां पहले से करनी शुरू कर दी हैं। कंटीजेंसी प्लान बना लिए गए हैं और 650 से ज्यादा जिले हैं जिनको कि सूखाग्रस्त जिनमें कि सूखा पड़ सकता है। तो इन जिलों को निर्देश दिए गए कि आप यहाँ पर अपनी तैयारियां पूरी रखें। यहाँ पर जो भी जिला कलेक्टर्स हैं उनको कहा गया कि आप डेली मॉनिटर करें कितनी बारिश हो रही है और उस हिसाब से किसानों को एडवाइस करें कि कब आपको यहाँ पर क्रॉप की बिजाई जो
है वो करनी है। इसके साथ साथ जो जिला कलेक्टर से हमको ये भी कहा गया है कि आप अपने यहाँ पर वाटर रिसोर्स जो भी है, उन चाहे वो तालाब हो, चाहे कनाल्स हो, नहर हो, उनको आप दुरुस्त कीजिए। मनरेगा के तहत आपके अगर हैंड पंप्स वगैरह है या फिर पानी पीने के पानी के दूसरे सोर्स है, उनको आप अभी से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने ये भी जताया है कि एल नीनो हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, बारिश हो सकती है। तो एक कंटीजेंसी प्लान ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। आईसीआर को भी ये कहा गया कि 150 से ज्यादा सूखा जो ड्रॉट प्रोन सीड्स होते हैं उसको तैयारी रखिए और सीड बैंक तक उनको पहुंचाइए। तो ये सारी तैयारियां केंद्र सरकार ने इसको लेकर के शुरू कर दी है। अगर सूखा पड़ता है तो इसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार होगी। ओके, पुखराज चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ऑल्दो अनसीजनल रेनफॉल से काफी नुकसान फसलों को हुआ है, किसानों को हुआ है, लेकिन अब एल नीनो की चिंता थोड़ी सी हावी हो रही है। सरकार कंटीजेंसी प्लान बना तो जरूर रही है, लेकिन आपका आकलन या सोच क्या कहती है, कितनी चिंता फिलहाल एल नीनो को देखते हुए नजर आ रही है? पुखराज जी आप। हेलो जी, हाँ जी पुखराज जी। हाँ, लाइन कट गई थी। ओके, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि गुआर 2 हफ्ते के निचले स्तर पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन एल नीनो की चिंताएं भी बरकरार हैं यहाँ पर। तो कैसे देखते हैं आप मौसम और गुआर का जो ये प्राइस रिएक्शन है? देखिए, एल नीनो तो स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने आशंका जाहिर की थी पहले भी, पर उसका रिएक्शन बाजार पे आता हुआ नहीं दिखा। ये कमाल की बात है कि मौसम की कोई बात हो और कमजोरी की बात हो या अच्छे की बात हो और गुआर रिएक्ट नहीं करे उस पे, ये एक ताजुब की बात है। दूसरी बात मनीषा जी, डॉलर जिन भावों पे चल रहा है, वैसे भी गुआर और गम के भाव बढ़ने चाहिए थे, पर अपेक्षा के अनुरूप बढ़े नहीं और बाजार वहीं पे जस का तस पड़ा है। तो मनीषा जी, ऐसा लगता है कि जिस तरह से वेबसाइटें बता रही है और जिस तरह से सरकारी समाचार मिल रहे हैं मौसम के बारे में, तो गुआर में एक बड़ी तेजी बननी चाहिए। ये कैसे और कब शुरू होगी, इसके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। पुखराज जी, अगर इसको और भी नंबर से ऐड करें कि किस तरह का एक्सपोर्ट है, किस तरह की आवक है, कैसी डिमांड है बाजार में, अगर ये 3 आंकड़े भी आप हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, बाजार में जो अराइवल है 10-11 हजार बोरी की अराइवल आ रही है और 25 से 30 हजार बोरी की क्रैशिंग है। और जहां तक निर्यात की बात है, 1 महीना कमजोर रहा है, बाकी सारे महीने नॉर्मल जो निर्यात है वो रहा है। जो निर्यात है वो सामान्य रूप से चल रहा है, उसमें कोई बड़ी घटबड़ नहीं है, 1 महीने को यदि छोड़ दे तो। बाकी 22 से 25 हजार टन का लगभग निर्यात हो रहा है, जो सफिशिएंट है इस फसल के लिए। तो निर्यात के हिसाब से 22 से 25 हजार टन और आवक के हिसाब से 10-11 हजार बोरी, क्रैशिंग के हिसाब से 25-30 हजार बोरी, ये अभी गुआर के फंडामेंटल है। ओके, अच्छा पुखराज जी, अगर हम जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक भाव देखें तो 15-20% ग्वारगम ग्वार सीड के भाव गिर चुके हैं। अब आपने कहा कि यहाँ से तेजी आनी चाहिए, कि कब आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्या ये मान के चले कि इस मौजूदा भाव से प्राइसेस और नीचे नहीं जाएंगे? देखिए, लगता नहीं है नीचे जाएंगे, पर जिस चीज का सट्टा होता है, जिस चीज का फ्यूचर ट्रेड होता है, उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज नीचे नहीं जाएगी या ऊपर नहीं जाएगी। देखिए, 1000 नोट कोई इसके अंदर अभी बेचने के लिए आ जाए तो निश्चित रूप से बाजार घटेगा, और 1000 नोट लेने के लिए आ जाए तो निश्चित रूप से बाजार बढ़ेगा। तो वायदा के अंदर जो रिएक्शन है और फंडामेंटल के जो रिएक्शन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो वायदे में यदि कोई ऑपरेटर लगा हो तो बाजार को मंदा रख सकता है, यदि नेचुरल ट्रेड चले तो वायदे के अंदर किसी प्रकार की मंदी नहीं बनती है। तो जिस तरह से आपने कहा, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं, और अचंभे की बात है कि हमने गुआर को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कारोबार करते हुए नहीं देखा, लेकिन एक शॉर्ट ना जाए, यही एक यहाँ पर फिलहाल एक एडवाइस है। अजय, आप कैसे देखते हैं, फिर चाहे वो गुआर हो, स्पाइसेस पैक हो, आपकी टॉप ट्रेड्स इन दोनों ही सेक्टर्स में कहाँ हैं? अजय, आप म्यूट पर हैं। अजय अभी भी हम आपको सुन नहीं सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो गवार के अंदर जिस ढंग से एक रेंज बना हुआ है, पुखराज जी ने भी कहा है कि फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 5550 से 5850 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। इसी रेंज में मार्केट एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। नो डाउट अगला 15-20 दिन सोइंग को लेकर
दूसरा जो इंटरनेशनल में हमने ऑयल एंड गैस के अंदर चेंजेस आते हुए देखे तो एक्सपोर्ट्स कैसे रहेंगी ये डिपेंड करेगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है इससे ज्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5550-5600 से वापस बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। ब्रेकआउट 5850 के ऊपर ही रहेगा। वहीं पूरे मसाले पैक की बात करें तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे दबाव बन रहा है। इस सबको छोड़कर जीरे के अंदर भी हमने देखा कि टॉप बन चुका है, मार्जिन्स बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से दबाव बना रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है जीरे में एक बिकवाली रह सकती है, जो 43,500 तक 43,500 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। धनिया भी मुझे लगता है 6,750 तक का एक पुलबैक। हल्दी के अंदर एक बड़ी रैली के बाद एक टेम्पररी फॉलबैक है, बट ओवरऑल फंडामेंटल हल्दी के काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। नांदेड़ साइड में हमने देखा था कि 15 से 20% तक की स्विंग में इस बार कमी बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक पुलबैक 8,250 तक का लेवल मिलता है तो वो एक नया लेवल बनेगा बाइंग करने के लिए। ओके चलिए, तो ये राय रही स्पाइसेस पे। ग्वार पैक में भी फंडामेंटल्स के हिसाब से यहाँ से मंदी नहीं दिख रही है। 5500 का लेवल का जिक्र अजय ने किया कि वहाँ से अगर थोड़ा भाव नीचे गए भी तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए, शुक्रिया पुखराज जी और अजय, आप दोनों का ही आने के लिए शो में स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज, फंडामेंटल्स पर बातचीत करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार वादा मार्केट का पूरा एक्शन आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।